नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो अब एक दिलचस्प सियासी मोड़ ले चुका है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। यह चुनाव सिर्फ पद का नहीं बल्कि विचारधारा और क्षेत्रीय गौरव की लड़ाई का रूप ले चुका है। जहां एनडीए को उम्मीद थी कि विपक्ष बिना लड़ाई के समर्थन दे देगा, वहीं अब यह तमिल बनाम तेलुगु की जंग जैसा लग रहा है। चुनाव 9 सितंबर 2025 को होना है और हम आज आपको इसके ताजा अपडेट्स, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और इसका गहन विश्लेषण परत दर परत आज के मुद्दे पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। चलिए पहले दोनों उम्मीदवारों को समझ लेते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जिनका जन्म तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुआ। वे 79 साल के हैं। सिविल लिबर्टीज के मजबूत समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने सलवा जुडूम मामले में नक्सलवाद विरोधी फैसला दिया और भोपाल गैस त्रासदी के प्रकरण को दोबारा खुलने से रोका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी घोषणा करते हुए कहा, यह एक प्रोग्रेसिव जूरिस्ट है जो संविधान की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। खड़गे ने इसे विचारधाराओं की लड़ाई बताया है। दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वे आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। जनसंघ से जुड़े रहे, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। 67 साल के राधाकृष्णन बीजेपी के पुराने नेता हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम किया। वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की मजबूती का प्रतीक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है, लेकिन विपक्ष के फैसले से एनडीए की इस उम्मीद पर पानी फिर गया और उम्मीद धराशायी हो गई। यह चुनाव अप्रत्याशित रूप से हो रहा है क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर अचानक इस्तीफा दे दिया। सामान्यतः उपराष्ट्रपति का चुनाव 2027 में होना था, लेकिन 9 सितंबर 2025 को होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 790 सदस्य हैं, जिनमें राज्यसभा के 233 चुने हुए सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। बहुमत के लिए 396 वोट चाहिए। एनडीए के पास तकरीबन 426 वोट हैं, जो स्पष्ट बहुमत है। विपक्ष के पास नंबर कम है, लेकिन वे इसे संख्या या नंबर गेम से ज्यादा संदेश की लड़ाई मानकर चल रहे हैं। एनडीए को लगता था कि विपक्ष सर्वसम्मति से उनके उम्मीदवार को स्वीकार कर लेगा, खासकर क्योंकि राधाकृष्णन दक्षिण भारत से हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद खड़गे ने रेड्डी का नाम घोषित कर सभी को अचानक चौंका दिया। यह फैसला कई दौर की चर्चाओं के बाद लिया गया। आखिर ये तमिल बनाम तेलुगु की लड़ाई तो नहीं। अगर हम ताजा अपडेट्स की बात करें तो विपक्ष की घोषणा 19 अगस्त 2025 को हुई, जब खड़गे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेड्डी ने कहा, यह दक्षिण बनाम दक्षिण नहीं बल्कि देश की लड़ाई है। एनडीए ने राधाकृष्णन की घोषणा 17 अगस्त को कर दी थी और मोदी ने संसदीय बैठक में उन्हें बधाई दी। टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने एनडीए को समर्थन दे दिया है, लेकिन रेड्डी के तेलुगु होने से आंध्र तेलंगाना में सियासी हलचल मच गई है। 20 अगस्त तक दोनों उम्मीदवार नामांकन की तैयारी में हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। सोशल मीडिया पर बहस गर्म है, जहां कुछ लोग इसे क्षेत्रीय गौरव की लड़ाई बता रहे हैं। एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि तेलुगु वोटर्स में रेड्डी को लेकर उत्साह है, जबकि तमिलनाडु में राधाकृष्णन को पूरा समर्थन मिल रहा है।
इस मुद्दे का अगर विश्लेषण करें तो चुनाव क्षेत्रीय और विचारधारा दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। राधाकृष्णन का चयन तमिलनाडु में बीजेपी की पैठ बढ़ाने का प्रयास है। वे आरएसएस से जुड़े हैं, दक्षिण भारत में पार्टी की विस्तार योजना का हिस्सा हैं, लेकिन विपक्ष ने रेड्डी को चुनकर जवाब दे दिया, जो एक गैर राजनीतिक चेहरा है। रेड्डी की छवि संवैधानिक विशेषज्ञ की है, जो विपक्ष के संविधान बचाओ नैरेटिव से सीधे जुड़ती है। यह चुनाव डीएमके की वफादारी का टेस्ट था, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी पर दबाव है, क्योंकि रेड्डी तेलुगु है। संख्याओं में एनडीए आगे है, लेकिन विपक्ष इसे नैतिक जीत के रूप में देख रहा है। अगर एनडीए जीतता है तो यह मोदी की ताकत दिखाएगा, लेकिन अगर वोट कम पड़ते हैं तो गठबंधन में दरार उजागर होगी। प्रामाणिक जो संदर्भ है वो बताते हैं ये चुनाव लोकतंत्र की संस्थाओं की रक्षा पर भी आकर केंद्रित हो गया है। संभावित परिणाम की बात करें तो एनडीए की जीत लगभग तय लगती है, लेकिन मार्जिन महत्वपूर्ण होगा। अगर तेलुगु पार्टियां हिचकिचाती है तो यह दक्षिण भारत की सियासत पर सीधा असर डालेगा। चुनाव के बाद राज्यसभा की भूमिका मजबूत होगी, जहां उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं। ये 2026 के चुनावों के लिए भी अभी से बिसात बिछाकर संकेत देगा। तो दोस्तों, ये चुनाव साबित करता है कि भारतीय सियासत में कुछ भी पूर्व अनुमानित नहीं हो सकता। तमिल तेलुगु की ये जंग क्या रंग लाएगी, ये 9 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र जीवित है और जीवंत भी, क्योंकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के आगे सुर में सुर ना मिलाकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ये लड़ाई हालांकि पहले से ही एक तरफा जारी है, लेकिन राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। देखना होगा कि आखिर नतीजा किस करवट बैठेगा। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।